सो हेलो वॉचर रूम चैनल बीस्ट वॉचर फाइनली आप लोग लेके आ चुके हैं एक नया एपिसोड जो कि होने वाला है काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 7 सीजन 2 का। एंड हाँ, जिसने भी इससे पहले के एपिसोड या फिर सीजन 1 नहीं देखा है, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड साथ ही में गाइस एक और अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, जो भी जेजेके के फैंस हैं भाई, फाइनली जेजेके को एंड होने के बाद उसका सीक्वल अनाउंस कर दिया गया है। फाइनली उसकी सीक्वल मांगा आनी चालू हो चुकी है, जिसका चैप्टर 1 हमने बी द वॉचर की इस वीडियो में कवर कर रखा है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं। एंड भाई अपना ओपिनियन जरूर बताना इस मांगा चैप्टर को लेके। बाकी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने के लिए कंसीडर करिए, ताकि आप ऐसे ही और एनिमे कंटेंट देखते रहें। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे पिछला एपिसोड यहाँ पे एंड हुआ था। फाइनली इहारू और रेनो तैयार होते हैं एक साथ मिलकर लड़ने के लिए। अपना रेनो जो है वहीं पे रुकने वाला होता है, लेकिन हाँ, इहारू आगे बढ़ चुका होता है काइजू को मारने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट आती है कि इचुको का ब्रेन वेव वापस नॉर्मल हो चुका है। अपना ओगातो भी बताता है कि हाँ, इसकी बॉडी रिकवर तो कर चुकी है, लेकिन हाँ, अभी कुछ करने लायक हालत में नहीं है। तो अभी जो हमें होन्जू का कोर है वो बिना अपने रेनो के इन्वॉल्वमेंट के बिना ही एक्सपोज करना पड़ेगा। और इहारू जिसकी कॉम्बैट पावर सिर्फ 24% है, वो शायद ये ना कर पाए। लेकिन हाँ, अचानक से अपना इहारू हमला करता है होन्जू के ऊपर, जिसको देख के थोड़ा सा ओगातो सरप्राइज होता है। एंड वो कंफर्म कराता है कि भाई इसकी कॉम्बैट पावर करंटली चल क्या रही है, जहाँ पे रिसर्चर बताते हैं कि 41% है। लेकिन हाँ, अगले ही पल अपना इहारू जमीन पे गिरता है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट पावर फिर से 24 हो जाती है। एंड वापस से जब वो खड़ा होकर अटैक करने जाता है तो उसकी कॉम्बैट पावर दोबारा से 42% हो जाती है, जो कि देख के अपना ओगातो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तो टोको उसको बताती है कि जैसे ही ये लड़ने के लिए जाता है इसकी कॉम्बैट पावर बढ़ जाती है, जो कि ओगातो देख के एकदम सरप्राइज सा होता है और कहता है कि लगता है ये मेरी टाइप का बंदा है। और जब इहारू का नंबर बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो वो रेनो के बराबर आ जाता है। अगर किसी तरह इसको इसकी पावर यूज करना सिखा दिया गया तो ये भी अच्छा खासा बन सकता है। जिसके बाद अपना इहारू सोच रहा होता है कि वो जीनियस नहीं है, शायद वो आगे चल के हीरो भी ना बन पाए। और इस रास्ते पे चलते चलते शायद उसको फिर से वही दीवार मिले जो कि उसे रोक देती है। लेकिन उसके बाद भी वो पंच कर करके वहां से बाहर निकल ही जाएगा। अपना इहारू जो है होन्जू से लड़ ही रहा होता है करंटली टाइमिंग में, जहाँ पे उसको चोटें भी लग रही होती हैं। एंड फाइनली वो कहता भी है कि हाँ, जो लोग मेरे से आगे निकल रहे हैं, मतलब अपने दोस्तों की बात कर रहा है, वो उनके साथ आगे चल के हमेशा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो हाँ, वो उन लोगों को आगे चल के बस इहारू का वेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद रिपोर्टर बताता है कि अपना इहारू अपने लिमिट पे आ चुका है, ओवरहीट होने चालू हो चुका है। जिसके बाद वो फ्रोजन स्पॉट पे हमला करता है और उसका कोर जो है वो एक्सपोज कर देता है। जिसके बाद वो रीनो को बुलाता है। रीनो जो है फाइनली एक शॉट लेता है और वो शॉट डायरेक्टली उसके कोर पे जाके लगता है होन्जू के। एंड बड़ा सा आइस ब्लास्ट होता है। जिसके बाद अपना ओगातो सोच में पड़ जाता है। उसको याद आती है एक फ्लैशबैक जहाँ पे वो बैठा होता है लाइब्रेरी के अंदर, और हिकारी जो कि शिनोमिया की मॉम होती है वो वहाँ पे आके चिल्ला रही होती है, मतलब अपने अर्ली डेज में। जिसके बाद हिकारी बताती है कि मुझे जो है नंबर 4 को अडॉप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए कल एक टेस्ट होने वाला है। और अगर मैंने ये कर दिया तो मैं और भी ज्यादा काइजूस को हरा पाऊंगी, बहुत सारे लोगों को बचा पाऊंगी। जिसको लेके उसको ओगातो की सोच को जानना होता है कि ओगातो भाई तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। जहाँ पे ओगातो सोच में पड़ जाता है, अगर मैंने उसको ना कहा होता तो शायद आज फ्यूचर थोड़ा अलग होता। लेकिन हाँ, वहाँ पर वो उसको कहता है कि ये तुम्हें करना ही चाहिए, और वो जानता है कि तुम जरूर से जरूर कर पाओगी। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल प्रेजेंट में आते हैं। अपना होन्जू जो है तड़प तड़प के मारा जाता है, जहाँ पे अपना ओगातो यही सोच रहा होता है कि अगर आज उसने हिकारी को ना कहा होता तो वो शायद जिंदा होती, सही होती। फाइनली अपने रेनो ने जो है यहाँ पर उस होन्जू को मार दिया होता है। उसके पास इहारू भागता भागता आता है, दोनों एक दूसरे को ताली देते हैं, बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद ओगातो कहता है यार मैं तो बहुत ज्यादा जेलस हूँ भाई, मैं उसको रोक नहीं पाया और साथ ही में मैं उसके साथ खड़ा होकर लड़ भी नहीं पाया जब उसको जरूरत थी। यहाँ पे वो हिकारी की बात कर रहा है। जिसके बाद टोको से कहता है, टोको भाई साहब कितना ज्यादा अच्छा लगता है ना यंग होना। बेचारा रो रहा होता है। यहाँ पे उसको वियर्ड लग रहा होता है कि मेरा बॉस मेरे सामने रो रहा है और ये मुझे वियर्ड नहीं लगेगा। जिसके बाद ओगातो जो है यहाँ पे रेनो को बोलता है कि रेनो भाई आप पास हुए, पहले मुझे भरोसा नहीं था, बट हाँ अब तुम ये कर सकते हो। जिसको अपना रेनो बड़ा खुश होता है भाई, रो रहा होता है। टोको से पूछती भी है कि बस इतना ही, तुम उसको उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं बताना चाहते। जिसके बाद यहाँ पे अपना ओगातो कहता है अरे छोड़ो, वैसे भी अपने इहारू ने उसको वो चीज सिखाई दी है, और हमेशा एक बुढ़ा आदमी लेक्चर देता रहे तो ज्यादा अच्छा नहीं है ना भाई। जिसके बाद यहाँ पे हमें जो है बेस दिखाया जाता है, और वहाँ पे जो अपने मीना का कॉल आया होता है ओगातो को, जो कि रेनो के बारे में पूछ रही होती है। जहाँ पे अपना ओगातो बताता है कि हाँ वो प्योर हार्टेड है, थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा सा ना समझ भी है, उसके दोस्त उस पर भरोसा भी करते हैं, और वो बंदा सही है नंबर 6 को वियर करने के लिए। मीना कहती है मैं उसको मरते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती हूँ, तुम भी तो हम में से एक हो भाई। वैसे भी नंबर वेपन्स को पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और बहुत ज्यादा मुसीबतें होती हैं उसके साथ। के बाद यहाँ पे अपनी मीना को डांटते हुए अपना ओगातो कहता है अरे तुमको सही से बात करनी चाहिए अपने एल्डर से, वैसे भी ये सही टाइमिंग नहीं है किसी को नंबर 6 को यूज करने के लिए, और जिसके पास ये एबिलिटी है तो उसको ये चीज करने देना चाहिए। इसीलिए मैं जो है उन दोनों को ये सब सिखाने वाला हूँ और उनको एक अच्छा खासा वॉरियर बनाऊंगा जो कि तुम्हें शॉक करके रख देगा। यहाँ पे ओगातो जो है अपनी पुरानी पिक्चर्स देख रहा होता है हिकारी के साथ और सोच रहा होता है कि शायद यही उसकी डेस्टिनी है। जिसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम लोग को सेकंड डिवीजन का बेस दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी
लोगों को भी पता चल जाता है कि रेनो ने फाइनली जो है ये कॉन्टेस्ट या ये टेस्ट जो था वो पास कर लिया है। इधर काफका को भी पता चलता है कि रेनो ये चीज पास कर चुका है, लेकिन हाँ तो वो थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे पता है कि आगे चल के वो नंबर 9 से लड़ने वाला है। जिसके बाद वो चिल्लाने जा रहा होता है कि भाई ये तो बड़ा डेंजरस है, लेकिन हाँ शिनोमिया उसके आके एक हाथ मार देती है और कहती है कि तुम्हें क्यों समझ नहीं आता भाई, तुम हम लोग को ऐसे अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो, रेनो भी एक शोल्डर है, तो हाँ जो उसका काम है वो तो करेगा ही ना। वो ये सब शिनोमिया कह ही रही होती है और कहती भी है कि रेनो स्ट्रॉन्गर हो चुका है, तो हाँ मुझे भी अब जो है स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे काफका दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रनिंग ट्रैक पे भाग के एक्सरसाइज कर रहा होता है एंड वही रेनो के बारे में याद कर रहा होता है कि अपना रेनो कितना ज्यादा अमेजिंग है। और फाइनली अब लोगों को भी पता चल जाएगा उसकी पावर्स को देखने के बाद। लेकिन हाँ उसके बाद वो खुद के बारे में सोचता है कि मैंने अपनी पावर के साथ क्या अचीव कर लिया, मैंने किसी को बचा ही क्या लिया, उन्हें वैसे भी मुझे तो चाहिए भी नहीं, उन लोगों को बस काइजू नंबर 8 चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे एक बंदा होता है अपने काफका के सामने जो कि होता है अपना होशिना, जो कि इसको चिढ़ा तो रहा होता है और उसे कहता भी है कि तो तुम ऐसे जो है मेरी जगह लेने वाले हो मीना के बगल में, मतलब चिढ़ाते हुए कह रहा होता है वो। जिसके बाद यहाँ पे जिसके बाद होशिना अचानक से पहुंचता है अपने काफका के पास अपनी ब्लेड लेके और उसको डरा देता है। डर के मारा अपने काफका नीचे गिर जाता है एंड फाइनली होशिना कहता है चलो ठीक है भाई, मुझे तो अच्छा लगा, मैंने रिवेंज ले लिया अपना और ये सब पनिशमेंट है उस चीज के लिए जो चीजें तुमने मुझसे छुपा के रखी हुई थी। जिसके बाद अपना काफका रोने लग जाता है, अरे मैं तो आपसे माफी मांगने ही वाला था सर। जिसके बाद होशिना उसको पकड़ कहता है अरे बराबर हो गया ना, अब क्यों रो रहा है, अब क्यों रो रहा है। जिसके बाद अपना होशिना आगे बताता है कि वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि उसने उस दिन 3rd डिवीजन को बचाया हुआ था। और हाँ वो काइजू नंबर 8 को थैंक्स नहीं बोल रहा है, वो काफका को थैंक्स बोल रहा है क्योंकि काफका ने ही हिम्मत दिखाई और सबके सामने ट्रांसफॉर्म हुआ बाकियों को बचाने के लिए। जहाँ पे आगे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, अगर तुम ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होते रहे तो जल्दी से जल्दी तो तुम ह्यूमन बनना ही छूट जाओगे, तो इसीलिए जो है मैं नंबर 9 को हराने वाला हूँ, तो अब तुम ट्रांसफॉर्म होना बंद करो। और वैसे भी जो काफका वाला पाथ है तुम उसको फॉलो करो, भले ही तुमको ज्यादा टाइम लगे, और यही सब मैं तुमको बताने के लिए यहाँ पे आया होता हूँ। ये सुन के अपने काफका को बहुत चीज अच्छी लग रही होती है, बेचारा रोने भी लग जाता है। जहाँ पे वो सोचता है कि अपना होशिना जो है बहुत ज्यादा हार्श बनने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ वो बहुत ज्यादा दयालु है हर किसी से और उसको थैंक यू भी बोल रहा होता है। लेकिन कहता है ये सही बात नहीं है, सच ये है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझे मेरी पावर के साथ एक्सेप्ट करे, रेनो हो गया, मीना हो गई या फिर आप हो गए। मुझे कहते हो बुरा तो लग रहा है, लेकिन हाँ मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं सबको बचा सकूं और मैं अपने दोस्तों को परेशान भी नहीं देख सकता, तो इसीलिए मैं नंबर 8 बनूंगा और फाइट करूंगा। इसके बाद होशिना कहता है कि तुम पागल ही थे जो पूरे डिवीजन के सामने ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए, लेकिन हाँ अब जो भी हो चुका है भाई हो चुका है और काफका दोबारा से ट्रांसफॉर्म होगा ही जब उसे दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी। जिसका तो काफका को एक चीज कहता है कि अगर तुम ट्रांसफॉर्म होना अवॉइड नहीं कर सकते तो चलो मैं तुमको स्ट्रांग बनाता हूँ, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊंगा। फाइनली ये लोग जो है एक जगह पहुंचते हैं और वो जगह होती है श्राइन, जो कि एडो पीरियड से यहाँ पर है ये वाली श्राइन, और ये उन विक्टिम्स को डेडिकेटेड है जो कि काइजू से लड़ते लड़ते मारे गए थे। तो हाँ यहाँ पे अपने होशिना के एंसेस्टर्स भी होते हैं। जिसके बाद अपना होशिना जो है काफका से मिरीकी दाई काइजू के बारे में भी पूछता है, तो काफका बोलता है हाँ मैंने इसके बारे में अपने स्कूल में पढ़ रखा है, ये एक मैसिव डिस्ट्रक्शन था एक काइजू के द्वारा जो कि ईस्टर्न जापान में 1657 में हुआ था। जिस बार होशिना बताता हाँ उस टाइम पे हमारी जो फाइटिंग स्किल थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी काइजू से लड़ने के लिए और नई भी थी, और ये बहुत बड़ी फाइट थी जिस फाइट के दौरान सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। तो हाँ उनके सोल्स के लिए ये श्राइन बनाया गया था। जिसके बाद वो अपने काफका को फोकस करने के लिए बोलता है, अपनी जैकेट उतार के रखता है और कहता है चलो भाई मुझ पे अटैक करो। काफका कहता है अरे यहाँ, होशिना कहता है हाँ मैंने तुम्हें कहा ना सिखाऊंगा मैं तुमको, तो ना सूट के ना ट्रांसफॉर्मेशन के ह्यूमन टू ह्यूमन लड़ाई करने वाले हम लोग भाई, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तुम तब से कितना ज्यादा अच्छे हो गए हो। जिसका काफका एकदम तैयार होता है, वो अपने जो है पंचेस को थ्रो कर रहा होता है, बट अपना होशिना आराम से उसको डॉज कर पा रहा होता है। यहाँ पे अपना काफका यही सोचता है कि जीत तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ उसने जितना कुछ भी सीखा है वो चीज तो बस दिखा के रहेगा और कम से कम इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाला है। लेकिन हाँ अपना काफका उसे छू भी नहीं पा रहा होता है और थोड़ा सा निराश हो रहा होता है। जिसके बाद होशिना यहाँ पे बोलता है कि अरे तुम तो स्ट्रांग हो चुके हो पहले से भाई, तुम्हारे जो बॉडी मूवमेंट है वो ज्यादा अच्छा हो चुका है और लगता है तुमने अभी तक एक भी दिन इस ट्रेनिंग मिस नहीं की है और अच्छा खासा हार्ड वर्क कर रहे हो भाई, लेकिन हाँ मुझे कहना पड़ेगा ये चीज इनफ नहीं है। जिसके बाद वो उस पर पंच मारने वाला होता है, लेकिन उस पर पंच नहीं मारता है। काफका एकदम रेडी सा होता है एंड अपना होशिना बोलता है हाँ मैंने देखा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया नंबर 8 के ऊपर, डिफेंस, रीजनरेशन और स्ट्रेंथ वगैरह। जिसके बाद वो एक पंच मारता है अपने काफका को एंड वो सेम स्टाइल का पंच होता है जो कि अपने डायरेक्टर ने काफका को पुराने टाइम में मारा होता है। होशिना बताता है कि ये डिफेंस फोर्स का स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक है जो कि एंटी काइजू कॉम्बैट टेक्निक में आता है, जो कि अनआर्म्ड स्टाइल होता है और अपने डायरेक्टर ही थे जिन्होंने इसको परफेक्टली सीख रखा था। तो हाँ वेपन्स को यूज करना वेस्ट ऑफ टाइम है भाई, और ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है, तो मैं ये टेक्निक तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और वैसे भी हम लोग तुमको ट्रांसफॉर्म होने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है उसको तो कम कर सकते हैं। और वैसे भी जब तक तुम जापान में रह रहे हो काइजूस तो आते रहेंगे भाई, तो नंबर 9 को हराने के बाद हमें और काइजूस को फेस करना है फ्यूचर में, और फ्यूचर में तुम्हें अगर फाइट करनी है तो तुम्हें ये चीज सर्वाइव करनी ही पड़ेगी। और भाई जल्दी करो
करो और जो मीना के बगल का स्पॉट है उसको तुम लेके दिखाओ, और ये चीज सिर्फ तुम्हें अपने पावर से ही करनी पड़ेगी, और ये चीज पॉसिबल भी है। होशिना से ये सारी बातें सुन के अपना काफका एकदम रोदू सा हो के कहता है ठीक है, लेकिन हाँ उसके बाद फिर से ये उसका गला पकड़ के चोक करने लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा फनी होता है। जिसके बाद वो लोग घर जाने की बात करते हैं एंड काफका भी सोचता है कि उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और हमेशा तक वही सोचता था कि भाई उन लोग को काइजू नंबर 8 की जरूरत है, लेकिन हाँ उसको खुद को लेवल अप करना ही पड़ेगा। जिसके बाद अपना काफका जो है उस श्राइन को माथा टेक के वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन उसको एक शैडो दिखती है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं। जिसका होशिना पूछा अरे तुम वहां पे खड़े क्यों भाई, क्या हो गया, चलो चले। काफका थोड़ा सरप्राइज होके वहां से जाने लग जाता है, कहता है आखिरकार था क्या भाई ये। एंड फाइनली इसी के साथ साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो हाँ फाइनली यहाँ पे अपने रेनो को पावर मिल चुकी है, काफका भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका है। बाकी आप बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और हाँ गाइस जिसने भी अभी तक जेजेके की जो नई सीक्वल आई है मांगा जिसका नाम मॉड्यूलो होने वाला है, उसका चैप्टर 1 हमने बी द वॉचर चैनल पे कवर किया, जिसका वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसको जरूर से एक बार देखिएगा और थोड़ा बहुत उस पर भी सपोर्ट दिखा दीजिएगा। बाकी हाँ मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।